फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन करने से पहले ही बता दूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, तो इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है। इससे पहले हमने 1.1 भी की थी, 1.2 का बेसिक भी किया था। दोनों के अगर मैं बेसिक पार्ट की बात करूं तो उसमें हमने सेट को लिखना कैसे या वेल डिफाइंड क्यों बोलते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। और 1.2 में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स बेसिकली पढ़ा, एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, इक्वल सेट्स। तो ये सब बातें हमने 1.1 और 1.2 में सीख ली हैं। इन दोनों वीडियोस के साथ साथ हमने इस एक्सरसाइज की सभी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। ये सारी वीडियोस आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज, सेट को लिखना आता है, टाइप्स ऑफ सेट सब अच्छे से क्लियर है ना, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सबसेट, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये है आपकी सबसेट की डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी गई है। देखो, सब का मतलब होता है, देखो सेट आप समझते हो ना, सब का मतलब होता है पार्ट। सेट का एक पार्ट, उसको हम सबसेट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखने में आपको बहुत सीधा लगेगा, बट एक्चुअल में इतना सीधा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले डेफिनेशन। ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, इट इज रिटन एज ए इज सबसेट। इसको हम क्या बोलते हैं, ये किसका सिंबल है, सबसेट का। इसको हम क्या बोलते हैं कि ए इज सबसेट। जब भी ऐसा लिखा होगा, इसका मतलब क्या है कि ए क्या है, सबसेट ऑफ पी। अब देखो, यहां इस डेफिनेशन में बोला क्या गया है कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट है, तो उसको हम सबसेट बोल देंगे। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बट इसमें गहराई बहुत है। ठीक है, मतलब गहराई से मेरा मतलब है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ डेफिनेशन से क्लियर नहीं होंगी। हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, लेट ए इज इक्वल टू 1,2। ये एक सेट है, ये आपको लिखना आता है। ठीक है, अब बी मैंने लिखा है 1 2 3 4। ठीक है, क्लियरली अब आपको पता है, क्लियरली 1 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, आल्सो 1 बिलोंग्स टू बी। ये लैंग्वेज आपको आती है। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए, आल्सो 2 बिलोंग्स टू बी। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। तो ए का हर एक एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। आई होप ये आपको डेफिनेशन जो है यहां से इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गई होगी। अब एक एग्जाम्पल और करेंगे। अगर आपने मेरे को अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा सा याद करो, लास्ट 1.2 में मैंने इक्वल सेट्स में आपको एक बात बताई थी कि उसको मैं आपको सबसेट में जाके एक्सप्लेन भी करूंगा। इक्वल सेट की वैसे डेफिनेशन तो यही है, नॉर्मली यही होता है कि टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो याद करो, मैंने वहां पर एक लैंग्वेज और लिखी जो एनसीईआरटी में गिवन थी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। तो इस बात को मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊंगा, तो वो भी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, उस बात को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल और लिखी है। ठीक है, अब ई कोई सेट है 4 5, एफ कोई सेट है 5 4। ठीक है, अब 4 ई को बिलोंग कर रहा है, 4 एफ को भी बिलोंग कर रहा है, 5 ई को बिलोंग कर रहा है, 5 एफ को भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट ई का एफ को भी बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ई सबसेट ऑफ एफ है। मैं लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। बहुत से बच्चे बोलेंगे यस, और ये बिल्कुल सही है। अब बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट होगा कि सर इसको तो हम उल्टा भी लिख सकते हैं। यस, हम वो भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, मैंने वही लिखा है कि 5f को बिलोंग कर रहा है और 5e को भी बिलोंग कर रहा है, 4f को बिलोंग कर रहा है, 4e को भी बिलोंग कर रहा है। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ f इज बिलोंग्स टू e। इसका मतलब f भी e का सबसेट हो गया। ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। ठीक है, ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, और ये बात भी सच है कि ये बेसिकली ये दोनों सेट्स के हैं इक्वल। तो यही तो हमारी डेफिनेशन है। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी का भी है और बी का हर एक एलिमेंट ए का भी है, तो ए और बी को हम इक्वल बोल सकते हैं। और ये भी पता है कि हम दिख भी रहा था हमें स्टार्टिंग से ही कि ये दोनों
4 दोनों में या 5 दोनों में, तो ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल। तो ये सिचुएशन जो है, ये मैंने आपको क्यों बताई है, फिर ये सिचुएशन जो है ये तभी पॉसिबल है अगर दो सेट्स इक्वल हैं। तो इनको बताने का लॉजिक क्या है, इसको बताने का लॉजिक जो है वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि सबसेट आपको ये बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। अगर आपको उसको क्रैम करना है तो आपको लगेगा, देखो मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है तो फिर तो ये डेफिनेशन बहुत है, इसको याद करके चले जाना, हो सकता है क्वेश्चन हो जाए, हो सकता है क्वेश्चन ना हो। बट अगर आपको इसकी गहराई में उतरना है तब आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के बिना ना, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप मिसलेनियस के क्वेश्चंस करोगे ना सबसेट के, तो वो आपसे नहीं होंगे एनसीईआरटी के। और अगर आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही नहीं होंगे तो भूल जाओ आपकी, अगर कोई भी एमसीक्यू थोड़े से भी डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है कि आप उसको कर लोगे। तो इसलिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। तो दिस इज पॉसिबल ओनली, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, ये मैंने लिख लिया कि इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन टू सेट्स आर इक्वल। तो ये जो टेक्निक है इसको हम मिसलेनियस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अब देखो ये सब बातें सबसेट के बारे में कंप्लीट हो गई हैं। अब जो मतलब कि आपने एनसीईआरटी में पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया, कुछ मैंने अपनी तरफ से बातें बताई हैं। अब मैं कुछ और ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा आपको क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको सबसेट को और भी अच्छे से समझने में और वो सब बातें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं। अब ये ऑब्जर्वेशंस वो हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, और ये आपको एक एक चीज़ जो है ये क्वेश्चन में हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज़ की बात करते हैं, A इज सबसेट ऑफ B। तो ये तो हमें पता है, इसको हम लिखते कैसे हैं ये भी हमें पता है, A ये सबसेट का सिंबल है, सबसेट ऑफ B। अगर A सबसेट ना हो तो इसको कैसे लिखते हैं, सबसेट का निशान डाल के क्रॉस कर दो तो ये सबसेट जो है वो नहीं होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल की हेल्प से भी बताया। इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन A इज इक्वल टू B। आपको पता है अगर A भी B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल है। तो वी यूज दिस, ये समझने वाली बात है, वी यूज दिस टेक्निक टू प्रूव दैट टू सेट्स आर इक्वल इन मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये बात आपको अभी अच्छे से क्लियर नहीं होगी। देखो जब मिसलेनियस में ना, मैंने पहले भी बताया कि सेट्स देखने में, सबसेट जो चैप्टर टॉपिक है ये देखने में इजी लग रहा है, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं, बट जब मिसलेनियस में इसके क्वेश्चंस आते हैं जो एक्चुअल में पेपर में भी आते हैं, तो वहां पर जब हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करवाना होगा, देखो एक तो बात ये हो गई कि इसको इक्वल प्रूव करवा दो। अब इसको मैं देख सकता हूं कि ये 1 2 है, B 2 1 है, ये इक्वल है, मुझे देखने से ही पता है। बट वहाँ पर थ्योरेटिकल बात होगी कि इसको इक्वल प्रूव करना है, तो अब हम ये वाला कंसेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे कि A सबसेट ऑफ B है तो B भी सबसेट ऑफ A है, तो दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। लेट A बिलोंग्स टू A और विच एम्प्लाइज A आल्सो बिलोंग्स टू B। अब A कोई एलिमेंट है, अब मान लो, अब फिर से वही बात है, सेट को अगर मैं देख पाऊँ फिर तो अच्छी बात है, बट अगर मुझे थ्योरेटिकल देखना हो तो मैंने एक एलिमेंट मान लिया जो A को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर उसको मैं ये प्रूव कर दूं कि वो B को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब A का हर एक एलिमेंट B में भी है, तो मतलब A इज सबसेट ऑफ B। तो सेम मैंने वही लाइन लिखी है कि हम ये वाली टेक्निक जो है वो सबसेट प्रूव करने के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले क्वेश्चंस नहीं है एक्सरसाइज में, ठीक है। अब फाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एमसीक्यूज में हेल्प कर सकती हैं। फाई, इसको भी एम्प्टी सेट बोलते हैं, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो फाई खाली है तो वो सबका सबसेट होगा, ठीक है। इसको आप ये कंपेयर कर सकते हो कि एयर है, अब ये एक बॉक्स है, सेट एक बॉक्स है, तो खाली बॉक्स में भी एयर होती है। तो आप ये समझ लेना कि अगर एयर सब जगह है तो मतलब फाई जो है वो सबका क्या है, सबसेट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब मान लो A 1 2 है, अब मैंने A 1 2 लिख लिया, अब इसका 1 इसमें भी है, इसका 2 इसमें भी है, मतलब A इज सबसेट ऑफ A, मैं ये लिख सकता हूँ। मतलब सीधी सी बात है, कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड A नॉट इक्वल टू B देन A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। देखो दो सिचुएशंस हैं, एक तो ये हो गई जो मैंने आपको अभी अभी लिख के दिखाया कि यहाँ पर क्या है कि A इज सबसेट ऑफ B, B भी सबसेट है, A B के इक्वल है। तो अगर ये सिचुएशन आ जाए कि 1 2 3, अब A जो है वो E का सबसेट है,
बट ए कभी भी ई के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब हम बोलेंगे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है। तो ये लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपने ये पढ़ा ही ना हो देखो और पेपर में प्रॉपर सबसेट वो पूछ लें तो आपसे उसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट है बट नॉट लीस्ट, ए इज सबसेट ऑफ बी। हम इसको दो तरह से रीड कर सकते हैं, फिर से अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है, ए सबसेट ऑफ बी, ये तो आपको पता ही है। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए। सुपर मतलब बड़ा। देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको पढ़ो। बहुत से बच्चे पता क्या पढ़ेंगे, x इज लेस देन y। अब कोई बच्चा ये भी पढ़ सकता है y इज मोर देन, या लेस देन या मोर देन या ग्रेटर देन, जो मर्जी, ग्रेटर देन बोल लो, y इज ग्रेटर देन x, ये बोल सकते हैं ना हम, दोनों सिचुएशन सही हैं। तो इसको मैं ये बोल सकता हूं कि a इज सबसेट ऑफ b। मैं ये भी बोल सकता हूं कि b इज सुपर सेट ऑफ a, मतलब b जो है वो बड़ा है। ठीक है, देखो ये जितनी भी बातें मैंने लिखी हैं ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से बनाई हैं, बट ये सब बातें ऐसे हैं कि कुछ कुछ इधर पड़ा है, कुछ इधर पड़ा है। मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि आपको सबसेट में इन बातों का ध्यान रखना है अगर आप एमसीक्यूज को अच्छे से करना चाहते हो। तो ये जो हमारी पूरी बात हो गई सबसेट के बारे में, आई होप जितना भी मैंने आपको समझाया ये आपको अभी तक अच्छे से जो है वो समझ में आया। अब छोटी छोटी कुछ और बातें हैं उनको भी देख लें। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसेट्स हमने सीख लिया अच्छे से, हमें एक एक बात जो है वो अच्छे से क्लियर है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको टॉपिक भी मैं नहीं बोलूँगा, ये हम पहले ही कर चुके हैं। मैं आपको जब मैंने सेट्स चैप्टर स्टार्ट करवाया था, आपको याद होगा मैंने सब कुछ आपको लिख के दिखाया था। ये नेचुरल नंबर है, ये 1 से स्टार्ट है, होल नंबर 0 से स्टार्ट है, ये इंटीजर, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म, p और q इंटीजर होते हैं, q नॉट इक्वल टू 0, और इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन जो टर्मिनेटिंग होती है या रिपीटिंग होती है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। इररेशनल नंबर, उसको p बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उसकी डेसिमल एक्सप्रेशन जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होती है ना रिपीट होती है। सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोबारा से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसेट का कंसेप्ट यूज हुआ है। अब आप मेरे को एक बात बताएं, अब देखो सम ऑब्वियस रिलेशंस अमंग दीज सबसेट्स आर, तो ये भी कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ हमें पहले से पता है। अब याद करो, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको एक टेबल बना के दिखाया था। ये सारा एक बॉक्स है, ठीक है, ये सारा एक बॉक्स है। अब ध्यान से देखो, सबसे छोटा बॉक्स कौन सा है, नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटे हैं, तो यानी कि अब और भी बातें याद करने की कोशिश करो। 9th 10th 8th में ना हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। तो मतलब ये क्वेश्चंस हमें ट्रू फॉल्स में पूछे जाते थे। इससे उल्टा भी पूछा जाता था कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, हम बोलते थे रॉन्ग है क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो वही है, अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, तो नेचुरल नंबर जो हैं वो सबसेट है किसका, मैं लिख सकता हूँ नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर्स का। आप मेरे को बताओ क्या मैंने सही नहीं लिखा। नेचुरल नंबर ऑब्वियस सी बात है सबसेट है होल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे होल नंबर्स में हैं। ठीक है, अब सेम वे से अब देखो, होल नंबर से बड़ा कौन है, इंटीजर। मतलब ये बॉक्स जो है सबसे छोटा है, उससे बड़ा बॉक्स होल नंबर का है, उससे बड़ा बॉक्स ये ब्लू इंटीजर्स का है। तो यानी कि यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि होल नंबर जो है ये भी सबसेट है किसका, इंटीजर का। इसको आप z लिख लो। ठीक है, तो क्योंकि हर एक होल नंबर, देखो सारे होल नंबर इसमें हैं, 0 1 2 3 सारे हैं, तो ये इसका सबसेट है। अब इंटीजर जो है ये भी सबसेट है। ये किसका सबसेट है, आपको पता है। इन सबसे बड़ा बॉक्स कौन है, रैशनल नंबर का। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्यू का मतलब क्या है यहां पर, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये इसका सबसेट है। ठीक है, अब पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, हम वो भी लिख सकते हैं, हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि ये सारे सबसेट हैं, ये सारे सबसेट हैं किसके, ये सारे सबसेट हैं किसके, रियल नंबर्स के। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको आर से डिनोट करते हैं। आर का मतलब क्या है, रियल नंबर। तो ध्यान से देखो, ये पूरा ये बॉक्स है, ठीक है, ये सारा बॉक्स है, ये सारा बॉक्स किसका है, रियल नंबर्स का। अब रियल नंबर में सबसे छोटे नेचुरल नंबर है,
उसका नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर सेट है रियल नंबर्स का। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूं आल्सो, ठीक है। आल्सो आपको पता है इररेशनल नंबर जो होते हैं उसका बॉक्स अलग से है। आप याद करो फैमिली को, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे उससे बड़ा बेटा जो है वो होल है, उस मॉम इंटीजर है, रैशनल डैड है। अब ये फैमिली का पार्ट है, ये एक पेट डॉग है, ये भी एक फैमिली है बट ये ह्यूमन बींग्स है इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है। तो ये एक इररेशनल नंबर है, मतलब इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि हमारा जो टी है, हमारा जो टी है वो भी एक फैमिली का, रियल नंबर की फैमिली का पार्ट है। उसको मैं क्या लिखूंगा, ये भी सबसेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स का, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातें हैं जो हम और भी लिख सकते हैं। देखो यहां पर ये भी हम लिख सकते हैं आल्सो, कि क्या आप मेरे को बताओगे कि नेचुरल नंबर जो है, ये वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ऐसे आप बहुत से लिख सकते हो। नेचुरल नंबर जो है क्या वो सबसेट है टी का, इररेशनल नंबर का? नहीं। ये बात आप ध्यान रखोगे कि नेचुरल नंबर कभी भी, देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो बॉक्स है ना ये अलग ही है। नेचुरल नंबर का इससे कोई लेना देना नहीं है, होल नंबर का लेना देना नहीं है, इंटीजर का लेना देना नहीं है, रैशनल नंबर का इररेशनल नंबर से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको वो भी लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने आपको ये भी लिख के दिखा दिया। तो ये सारे बेसिकली एक टॉपिक नहीं है, एक रिजल्ट है। तो ये सब कुछ हमें पता है, नेचुरल नंबर उससे जो ये सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका, ये इसका, ठीक है। बट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर ये कभी भी इररेशनल नंबर के सबसेट नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 है, वो p/q, देखो 1 बाय, मान लो 1 बाय, देखो इररेशनल नंबर कौन से हैं जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब नेचुरल नंबर मान लो 2 है, तो 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, मतलब ये इररेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। जिनको हम लिख ही नहीं सकते वो होते हैं मतलब कि इररेशनल नंबर। तो इन सभी को मैं लिख सकता हूं, तो ये सारे क्या हैं, इररेशनल, मतलब ये सारे इररेशनल नंबर नहीं हो सकते, तो इसलिए सबसेट भी नहीं है। आई होप ये टॉपिक भी आपको जो है ये अच्छे से क्लियर है, ये आप याद रखोगे, ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प जो है वो कर सकता है। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर मतलब रियल नंबर। अब इस टॉपिक के नेम पर मत जाना, बहुत ईजी टॉपिक है बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ आगे जाके हम पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 और नई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज में भी ये जो टॉपिक है ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये टॉपिक है क्या। अगर आपने 1.2 की बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म, कि हम सभी इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ना मैं रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। अगर आपको कोई कहे सेट ऑफ रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो क्या आप लिख सकते हो 1/2, 1/3, 1/4? ऐसा कोई पैटर्न तो नहीं है रियल नंबर्स में। इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच ही, मतलब इन दोनों के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स में सभी नंबर्स आ जाते हैं। तो इसलिए रियल नंबर्स को भी हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इन चीज़ों को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन चीज़ों को हम इंटरवल से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इंटरवल काम कैसे करता है, ये किस तरह का होता है, अब वही हमें समझना यहाँ पर। बहुत ईजी है। तो बेसिकली इंटरवल्स को हम 4 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो इंटरवल्स है ना उसको 4 डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है, बहुत ईजी हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। जब ब्रैकेट्स ऐसे राउंड होती हैं तो उसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। जब इस तरह से चौरस सी ब्रैकेट होती है मतलब स्क्वायर में, तो इसको हम क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। यहाँ पर देखो क्लोज्ड भी है, ओपन भी है, क्लोज्ड भी है, ओपन भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो ये बेसिकली ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बोल सकते हो आप इसको, कि जो x है ना वो कुछ ऐसा है। पहले मैं इसको लिख देता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, और लिखूँगा ना जैसे ही मैं इसको लिख के जैसे ही मैं कंप्लीट करूँगा, आपको एक एक बात जो है वो क्लियर हो जाएगी,
ठीक है, ये लास्ट है। तो बहुत इजी है, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है अगर आप इसको डीप से करना चाहते हो। ठीक है, तो इस टॉपिक को अब देखो, इसका मतलब क्या है, ये आप इन चीज़ों को आप जानते हो, आपको याद है हमने 1.1 1.2 में ऐसी बहुत सी बातें की हैं कि एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 1 और 4 के बीच में, ऐसा बहुत कुछ हमने किया है, एक क्वेश्चन नहीं बहुत क्वेश्चंस किए हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए एंड बी आर नॉट इंक्लूड। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले इसको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्लियर है कि ए एक्स जो है वो बी से छोटा है, ए से बड़ा है, तो ए और बी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेम वे से यहाँ पर क्या है, ए एंड बी आर इंक्लूडेड, ऐसे बोल लो, इन दोनों को इंक्लूड किया जा सकता है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर क्या हो रहा है, ए इज नॉट इंक्लूड, बी इज इंक्लूडेड। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, जस्ट मैं आपको लिख के बता रहा हूं ताकि आपको आपके नोट्स जो हैं वो एग्जैक्टली अच्छे से तैयार हो जाएं। ए इज इंक्लूडेड, तो यहां पर भी ए जो है वो हमारा इंक्लूडेड है, बी इज नॉट इंक्लूड। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं बचती कि इसके अलावा कुछ भी इंटरवल्स में आपको जो है वो पूछा जा सकता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने सेम एग्जाम्पल सभी के लिखी है। एक्स बिलोंग्स टू, इसका से किसका साइन है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4, इसको हम ऐसे रीड करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1,4, मतलब इसको बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4 क्लोज्ड, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1,4 ओपन, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है आपको पता है, इसका मतलब ये है कि x 1 और 4 के बीच में है, 1 और 4 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x 1 और 4 के बीच में है, 1 और 4 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, पहले ये लिख लिया करो। अब क्लोज्ड यहाँ पर है तो यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन डाल दो, सेम यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोज्ड 1 पर है तो यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन डाल दो। अब एक लास्ट बात मुझे आपको बतानी है, उसके बाद ये टॉपिक आपको क्लियर है। इसको ना हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ना मैंने अब नंबर लाइन बनाई है, देखो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें सीखी हैं। ये क्या है, ये सारी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब ये इसको समझने का तरीका है कि इसका मतलब, इसको हम इंटरवल बोलते हैं, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड है, ये सेमी ओपन बोल लो, सेमी क्लोज्ड बोल लो। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये नंबर लाइन है। इन तीनों के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में हैं, तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब नंबर लाइन पर बहुत से नंबर्स होते हैं, तो 1 और 4 की बात करते हैं। मान लो 1 यहाँ पर है, तो इसको मैं ऐसे दिखाएंगे एक बॉल से। ठीक है, 1 और 4 यहाँ पर है। ठीक है, ये 1 है आपका, ये 4 है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, 1 और 4 को थोड़ा डार्क कर देंगे, तो ये हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। 1 और 4 को मैंने सर्कल में ड्रॉ किया है और सर्कल को कलर नहीं किया। अब कलर से मेरा मतलब है, अब नेक्स्ट में बता देता हूँ। अब सेम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, ये 1 है, ये 4 है, तो यहाँ पर तो हमें करना ही है बीच में शेडिंग। इसका मतलब मैं आपको अभी थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर तो हमें शेडिंग करनी है, और ये 1 इंक्लूड है तो सर्कल को हम डार्क कर देंगे, 4 इंक्लूड है तो सर्कल को हम डार्क कर देंगे। आई होप इसको आप समझ पाए हो कि जब नंबर इंक्लूड नहीं होता तो हम सर्कल को कलर नहीं करते, जब नंबर इंक्लूड होता है तो सर्कल को हम कलर करते हैं। अब सेम मैं यहाँ पर भी आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो इनको मैंने आपको करके दिखा दिया, 1 इंक्लूड नहीं है तो इसको मैंने कलर नहीं किया, 4 इंक्लूड है मैंने कलर कर दिया, 1 इंक्लूड है मैंने कलर कर दिया, 4 इंक्लूड नहीं मैंने कलर नहीं किया। इसका ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, देखो 1 और 4 ये नंबर लाइन है। अब 1 और 4 के बीच में बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि 1 और 4 के बीच में 1 और 4 के बीच में यही 2 नंबर्स हैं, 2 और 3। नहीं, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँ तो 2 और 3, या इंटीजर्स की बात करूँ 2 और 3 हैं। ठीक है, इसको फिर हम ऐसे लिख ही सकते हैं 1 2 3 4। बट ये लिखने का तरीका रोस्टर फॉर्म होती है। इंटरवल में क्यों लिखते हैं
क्योंकि रियल नंबर्स को और रैशनल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब पता क्या है, 1 और 4 के बीच में या इसको ऐसे देख लो, 1 और 4 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। कोई बच्चा बोल देगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, बहुत सारे नंबर पर बोल सकता है। सेम वे से बच्चा बोल देगा 2.1, 2.2। तो ये सारे नंबर्स इसके बीच में इंक्लूडेड है। मतलब नंबर लाइन पर 1 से लेके 4 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, ये इंटरवल उन सबको दिखा रहा है। 1 और 4 को इंक्लूड करके उसके बीच में जितने नंबर्स हैं, ये इंटरवल उनको दिखा रहा है। सेम वे से ये भी इंटरवल, सेम वे से ये भी इंटरवल। आई होप ये इंटरवल आपको क्लियर है। ये नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम इंटरवल बोलते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब एक छोटी सी बात है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा, लेंथ अगर इंटरवल की गैस करनी हो, ठीक है, ये ओपन इंटरवल, क्लोज है, सेमी क्लोज या सेमी ओपन, जो मर्जी बोलो, सबकी लेंथ कितनी है, b माइनस है। पिछले नंबर में से पहला नंबर माइनस कर देना है तो वो लेंथ निकाल सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, बट छोटी सी बात है। बट कई बार आपको इस तरह का MCQ पूछा जा सकता है, और अगर आपने ये वर्ड सुना होगा तो उसका आप आंसर बड़ी ही आसानी से जो है वो कर पाओगे। अब देखो, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। अब ये जो टॉपिक है, ये नई NCERT में नहीं है, बट पुरानी NCERT में है। अब आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि एक तो छोटा सा टॉपिक है और मुझे आपको सबसेट लिखने भी सिखाने हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ। तो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाय PA। तो अगर किसी सेट के मैं सारे सबसेट्स लिख दूँ, उनकी कलेक्शन कर दूँ, तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो लेट मैं कोई सेट लिख लेता हूं, A इज इक्वल टू 1,2, ठीक है। तो इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे, सबसेट्स आर, ठीक है। तो पहले फाई, हमने आज की वीडियो में सीखा है फाई इज सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब इसको ब्रेक कर लो, 1 एक एलिमेंट था, बट 1 जो है ये एक सबसेट बन गया। तो 1 एक सेट बन गया, 1 इसका क्या है, सबसेट है। 2 इसका क्या है, सबसेट है। और कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो ये सारे इसके सबसेट्स हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये एक सेट है, 1 इसको बिलोंग कर रहा है, 1 इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इसका सबसेट है। तो इस तरह से हम सबसेट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। तो इसका पावर सेट मैं कैसे लिखूंगा, देखो ये जो टॉपिक है ना, एक तो इससे आपको सबसेट्स लिखने आ जाएंगे, और इससे जो मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूँ वो आपकी NCERT में नहीं है, बट उसके क्वेश्चंस हैं। और इस एक्सरसाइज का आपको पहले बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उस क्वेश्चन को लेके बच्चों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो वो मैं आपको यहीं पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है। तो मुझे आपको फिर बाद में एक फॉर्मूला भी बताना है, सबसेट्स आर। इसके सबसेट कौन से होंगे, 5, 1 लिख लो, सेम वे से 2 लिख लो, सेम वे से 3 लिख लो। अब 1,2 ये, अब देखो पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लिया, अब डबल डबल ले लो, 2,3 ले लो, 3,1 या 1,3 कुछ मर्जी ले लो, ठीक है। सब पूरे हो गए, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, और कोई पेयर नहीं बनेगा। अगर कोई बनेगा तो वो रेपिटेशन में आएगा। अब उसके बाद 3 वाले सारे, तो वो खुद ही है सेट, ठीक है। तो पावर सेट इसका कैसे आया, 5। अब देखो ये मैंने इसका पावर सेट लिख दिया। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। अब देखो ये वो फॉर्मूला है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। यहाँ पर 2 की पावर 2 आ जाएगी, कितने हैं, 4 आए। 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, कितने होंगे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से ये टॉपिक भी हमारा हो गया। अब जो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बात बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 11 में काफ़ी काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो बहुत बच्चों वाली बातें हैं, लेट A 1, 2, 3 कोई सेट है, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अब ये तो आप कहोगे सर बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो, ये तो हमें आता है। बिल्कुल सही है। कितने एलिमेंट्स हैं, 3, ये भी हमें आता है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं पूछ ली।
अब यहां पर मैंने 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अब आप मेरे को बताना 1 बिलोंग्स टू ए, ये सही है या गलत। 1 ए को बिलोंग कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। ये क्या है, ये एक सेट लिखा है मैंने, अगर 1 के आसपास मैं ब्रैकेट डाल दूंगा जो कि सेट है, सेट बिलोंग्स टू ए, ये क्या है, रॉन्ग। अब ये क्या है, ये सेट है, तो ये इसका सबसेट है, 1 इसको बिलोंग कर रहा है, 1 इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो ये राइट है। अब देखो यहां पर राइट रॉन्ग मैंने तो लिख दिया, बट आपको पता होना चाहिए कि राइट रॉन्ग हुआ कैसे है। देखो ये 1 क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू, एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स टू करता है, बिलोंग्स टू अ सेट। ये ऐसा लिखना, ऐसा लिख लो, ठीक है। अब 1 इज सबसेट ऑफ ए, 1 एक एलिमेंट है, एलिमेंट कांट बी सबसेट ऑफ अ सेट। आई होप इसको आप समझ पाए हो, इस लॉजिक को, ठीक है। अब 1 एक एलिमेंट था, उसके आसपास मैंने ब्रैकेट डाल दी, तो ये क्या बन गया, सेट। तो सेट नेवर, सेट जो है नेवर बिलोंग्स टू अ सेट, सेट कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। सेम वे से सेट इज ऑलवेज, ये सेट है ना, सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ अ सेट। तो ये 4 बातें मैंने लिखी हैं। अब ये 4 बातें अभी हमने अच्छे से समझी भी नहीं है, और एनसीईआरटी ने और कंफ्यूजन डाल दिए, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो पहले दोबारा से समझा देता हूं। 1 बिलोंग, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा और सेट हमेशा सबसेट होगा। ये बात आपने याद रखनी है बस, मोटी मोटी। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा और जो सेट है वो हमेशा सबसेट बनेगा। ये बात आपको क्लियर है। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने एक और सेट लिखा है, ये ऊपर के जैसा ही है, तो 1 2 ये ब्रैकेट में है, कॉमा 3। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे सर सेम ही है 1 2 3, ये गलत है। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, मतलब यहाँ पर एलिमेंट्स कितने थे, 3, तो यहाँ पर कितने हैं, 2। ये एक एलिमेंट है, प्लीज़ इस बात को आप याद रखोगे, ये एक एलिमेंट है, क्योंकि उसके अंदर लिखा गया है। तो ये एक, जब भी किसी सेट के अंदर कुछ लिखा रहता है, देखो ये एलिमेंट है, ये सेट है, सॉरी सेट के अंदर एलिमेंट है, तो सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं। अगर आपको ये समझ में आ गई ना, समझ लो आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर है। 1 2 बिलोंग्स टू बी। अब 1 2 इसकी ब्रैकेट भी है, ये इसका एलिमेंट है ना, तो ये बिलोंग ही करेगा, तो ये स्टेटमेंट जो है ये राइट है। 1 2 सबसेट ऑफ बी, ये गलत है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। ध्यान से देखो, ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं बन सकता, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। इसको मैं एक और तरीके से भी समझा देता हूं। देखो सबसेट होने के लिए क्या होता है कि सब सारे, अब देखो ये कोई 1 2 है, ठीक है, अब यहाँ पर बी है, अब 1 इसको बिलोंग कर रहा है, यस 1 इसका एलिमेंट है, क्या 1 बी को बिलोंग कर रहा है, 1 बी में है ही नहीं है। ये 1 2 एक एलिमेंट है, इसको हम एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, तो इसका एलिमेंट उसमें नहीं है, तो मतलब ये सबसेट नहीं है, तो ये रॉन्ग है। अब ये एक एलिमेंट था 1 2, उसके ब्रैकेट में को हमने एक एलिमेंट बोला था, अब उसके आसपास मैंने फिर से ब्रैकेट डाल दी, तो ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। सेट का बिलोंग करेगा नहीं, ये रॉन्ग है। अब यहां पर 1 2 एक एलिमेंट था, उसकी ब्रैकेट है, तो ये सब सेट बन गया, तो ये उसका सबसेट है, क्योंकि 1 2 इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये राइट है। आई होप ये आप समझ पाए हो। अब देखो जो समझने वाली बातें हैं, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा, सेट हमेशा सबसेट बनेगा। तीसरी बात, जब भी हम किसी भी एलिमेंट को करली ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो वो एक सेट बन जाता है। जैसे ये एक एलिमेंट था, क्योंकि ये उसके अंदर था, तो एलिमेंट है, ठीक है।
अब जैसे ही मैंने एलिमेंट के आसपास एक और ब्रैकेट डाली, ये एलिमेंट ही कुछ ऐसा था, उसके आसपास मैंने ब्रैकेट डाली तो ये एक सेट बन जाएगा। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 11 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये आपका लास्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। तो ये बहुत इजी सा टॉपिक है। द बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब बिगेस्ट सेट तो अगर मैंने 1000 तक नंबर सोच ली तो आप 1 लाख तक सोच सकते हो। तो मैंने लिखा है इन एनी गिवन सिचुएशन। तो किसी भी गिवन सिचुएशन में जो सबसे बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय यू। अब इसकी कोई एज सच हम एग्जाम्पल तो नहीं लिख सकते, फिर से वही बात है, अगर मैं लिख भी दूंगा आप कहोगे सर मेरे पास इससे बड़ा सेट है। तो कोई सिचुएशन होगी जैसे यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? आप ये भी बोल सकते हो सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। आपको पता है इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर के अंदर ही हैं। हम ये भी बोल सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस तरह की आप कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हो। ये मैंने जस्ट इसलिए लिखी हैं क्योंकि ऐसे आपको क्वेश्चंस हैं कि हमें इसका जो है वो लिख के दिखाओ कि इसका यूनिवर्सल सेट कौन है। आई होप देखो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि कई बार आपके बुक में क्वेश्चंस हैं कि इसका यूनिवर्सल सेट लिख के दिखाओ, तो आपको लिखना जो है वो आना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म है। अब देखो मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि सब चीज़ों को, सबसेट को एक्सप्लेन करने में। आपको जो मैंने लास्ट पे जो वो टॉपिक बताया था वो आपको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो इन सब चीज़ों को मैंने आपको ईजी और ऑर्गेनाइज्ड वे में बताने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।